हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जो है आपके TY BCom के सब्जेक्ट में एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। ठीक है, आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अब यहाँ पे आज के सेशन में हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। इसका हमें इफ़ेक्ट पढ़ना है, इम्पैक्ट पढ़ना है। इसके प्रीवियस चैप्टर में लेक्चर में हमने पढ़े कि इकोनॉमिक ग्रुपिंग होता क्या है एंड उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स क्या होते हैं कि भाई कुछ कंट्रीज़ है वो क्या कर रही है, ग्रुप बना रही है, इंटीग्रेट हो रही है। क्यों हो रही है? उनके मेंबर कंट्रीज़ के बेनिफिट्स के लिए वो इंटीग्रेट हो रही है। ठीक है, एंड उसके हमने कुछ टाइप्स भी देखे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन वगैरह वगैरह, जो हमने टाइप्स पढ़े। अब उन टाइप्स में क्या था, अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, मेंबर्स कंट्री क्या कर रही थी, टैरिफ बैरियर हटा रही थी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर खुद के लिए, एंड दूसरा कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स लगाए जा रहे थे कुछ कुछ इंटीग्रेशन में वगैरह। लेबर एंड कैपिटल मूवमेंट के लिए भी कुछ रूल्स थे। ये अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं। अभी ये जो इंटीग्रेशन हो रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बन रहे हैं, अभी इनकी इम्पैक्ट क्या हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे भी है, कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है। अभी आज वही इम्पैक्ट हमें स्टडी करना है इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। अ ट्रेडिंग ब्लॉक और एन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेनिफिट्स ऑल द मेंबर कंट्रीज। किसको फ़ायदा हो रहा है? मेंबर कंट्रीज को तो होगा ही ऑफ कोर्स। अभी हम कहे ABCD 4 कंट्री ग्रुप बना रही है, फ़ायदा होगा कुछ तभी ही ग्रुप बनाएगी ना। नहीं तो कंट्रीज़ क्या बोलेगी, हमें नहीं करना है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, हम मेंबर बनेंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स फ़ायदा है, इसीलिए कोई भी कंट्री जुड़ती है। नाउ द मेन इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर एज फॉलोज। अभी इस इम्प्लीकेशन में दो तरह के होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव, फेवरेबल इम्प्लीकेशंस। फेवरेबल पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हुई ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट होने के बाद। सबसे पहला उन लोगों का कहना है कि ट्रेड क्रिएशन हुआ। ट्रेड यानी कि हम कहे बिजनेसेस क्रिएट हुए, नए नए बिजनेस क्रिएट हुए। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कार मेकिंग कंपनी है। अभी क्या हो रहा है, उसे कोई मशीनरी रिक्वायर्ड है उसके प्रोडक्ट बनाने में। अभी क्या हो रहा है, वो कंपनी क्या सोचने वाली है कि चलो अभी ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट हो गया है, हमारे मेंबर नेशंस के लिए बैरियर्स तो हट गए हैं। हम क्या करते हैं, मशीनरी जो रिक्वायर्ड है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमें कम प्राइस में वो मशीनरी मिल जाएगा। क्या हो गया, कार जो बन रही है उसके लिए भी फ़ायदा हो रहा है उस कंपनी के लिए, प्लस मशीनरी इंपोर्ट हो रहा है कहीं से दूसरे मेंबर कंट्री से, तो वहाँ पे भी उसका भी बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे उन लोगों का कहना क्या है कि ट्रेड क्रिएशन हो रहा है ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने के बाद, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने के बाद। Economists argue that economic integration leads to trade creation. Now this is because trading bloc may remove tariff on member nations. As a result, high cost producing country of the bloc can import goods from low cost producing member nation. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि कार मेकिंग कंपनी है, उसे कोई मशीनरी रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो मशीनरी अगर वो खुद बनाने जाए तो उसकी कॉस्ट उसे बहुत ज़्यादा हो रही है। वो क्या कर सकता है, अदर मेंबर कंट्री से वो इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे बैरियर्स तो लगेंगे नहीं क्योंकि वो ट्रेडिंग ब्लॉक का मेंबर है। क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना, कार मेकिंग कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा है एंड सामने वाली कंपनी का भी बिजनेस बढ़ रहा है। ट्रेड क्रिएट हो रहा है। Now, due to formation of free trade area, there is proper allocation of resources and the nation can take advantage of comparative cost
ड्यू टू द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ट्रेड क्रिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स तो हटा दिए हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स में मेंबर नेशन पे ट्रेड बैरियर्स तो हट गए हैं। सो अभी उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कुछ हम इंपोर्ट करेंगे और ऊपर ट्रेड बैरियर लगेगा और हमारी प्राइसेस बढ़ जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो कंपनीज क्या कर सकती है, वो डिसाइड कर सकती है कि जहाँ पे उन्हें कॉस्ट कम हो वहाँ से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकती है। ठीक है, अदर कंट्री से करे या खुद से कंट्री से बाय करे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, ट्रेड क्रिएट हो रहा है ड्यू टू हम कहें ट्रेडिंग ब्लॉक्स। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रही, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कहें कंपनीज जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे। सो वो डेवलपमेंट करने का एक तो फ़ायदा क्या होने वाला है, कॉस्ट रिड्यूस होगी उनके बिजनेस में एंड क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल है पहले के ज़माने के जो सुपरमार्केट्स होंगे कुछ समय पहले के, काफ़ी सारी चीज़ें अगर उस समय मैन्युअली हो रही होगी सो कितना टाइम लग रहा होगा। और अभी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम कहें कंप्यूटराइज हो गई है, बिलिंग वगैरह अदर सारी चीज़ें हैं जो फटाफट हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है बिजनेसेस का। अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि ट्रेड क्रिएशन हो रहा है, बिजनेसेस अच्छे से चल रहे हैं। सो बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट कंपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एंड दूसरी चीज़, कंपनी अदर कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, सो नाउ ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एज द फर्म्स ग्रो दे में डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे फर्म ग्रो होते जाएंगे, ग्रो यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करते जाएंगे। सो वो क्या कर सकते हैं, उनके बिजनेस में टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं ना। फॉर इंस्टेंस फर्म्स में यूटिलाइज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट फॉर R&D टू डेवलप और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। क्या फ़ायदा होना है कंपनी का ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी एंड दूसरा क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। सो नाउ ये रहा सेकेंड। नाउ थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पढ़े। सो थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट इज कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। कंपटीशन क्रिएट हो रहा है ट्रेडिंग ब्लॉक्स में। मेंबर नेशन जो है वो आपस में बैरियर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, सो अभी ये जो ट्रेड बैरियर्स नहीं लग रहे उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ रहे। ठीक है, कोई कंट्री है जो इंपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट तो प्राइस नहीं बढ़ रहा उसका। सो वो कंपनी क्या सोचेगी कि चलो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री में बेच सकते हैं। अभी वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है दोनों में कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। इंडियन कंपनीज़ भी क्या ट्राई करेगी कि चलो हम भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं, हम भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करते हैं। जैसे हम वॉच का एग्जांपल ले, सो अभी हम कहें रोलेक्स वॉच है, ठीक है, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में। अभी मान लो हमारी कंट्री में उस वॉच के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, रोलेक्स वॉच के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। सो अभी हमारी इंडियन कंपनीज क्या सोचेगी कि नहीं, हमें इन लोगों से compete करना है। ठीक है, सो कंपटीशन बढ़ेगा कंट्री में। सो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स लीड्स टू इंटेंस competition between firms of the entire block. Now due to intense competition the efficiency of the firm improves. This leads to reduction in price, improvement in quality. भाई हमारी इंडियन कंपनी है वो ऐसा सोचेगी कि हमें रोलेक्स वॉच के साथ compete करना है, तो कैसे compete कर सकती है वो कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट देगी। वो भी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रोलेक्स से तो उससे इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे।
सो क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है ड्यू टू ट्रेडिंग ब्लॉक एंड कंपटीशन की वजह से रिडक्शन इन प्राइसेस भी हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी भी हो रहा है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर। देखिए कंज्यूमर वेलफेयर, यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, प्राइसेस रिड्यूस हो गए, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हो रहा है ड्यू टू ट्रेडिंग ब्लॉक, तो ऑफकोर्स कंज्यूमर वेलफेयर तो होना ही होना है, कस्टमर को तो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, कम प्राइस पे मिल रहा है। सो द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लीड्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर वेलफेयर बिकॉज कंज्यूमर गेट्स बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइजेस, ठीक है। कंज्यूमर को तो क्या हुआ, अच्छी क्वालिटी की वॉच मिलेगी, ठीक है। कंज्यूमर्स की डिमांड रोलेक्स वॉच के लिए बढ़ रही है, सो सामने इंडियन कंपनीज भी उससे कंपटीशन में आ रही है। सो क्या हो रहा है, कंज्यूमर के लिए तो फ़ायदा हो ही गया ना, उनका तो वेलफेयर हो ही गया, कम प्राइस में उन्हें अच्छी क्वालिटी की वॉचेस मिलेगी। सो ये रहा फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट इज़ कंज्यूमर वेलफेयर। अभी नेक्स्ट हम बात करें, सो नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है। अभी व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पहले भी आ चुका है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई गुड्स बना रही है, सो उसे क्या होता है कि सामने वो जो कॉस्ट बेयर कर रही है उसमें उसे फ़ायदा होता है, ठीक है। 10,000 कॉस्ट में 10,000 प्रोडक्ट बनाए या उसी कॉस्ट में वो 20,000 प्रोडक्ट बनाए, सो क्या कहेंगे हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, उतने ही कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी बना सकती है, ठीक है। सो फ़ायदा हो रहा है कॉस्ट में, वो फ़ायदा कंपनी पास ऑन कर सकती है कस्टमर को भी, उनसे कम प्राइस चार्ज करके। सो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिलता है ट्रेडिंग ब्लॉक जब बनते हैं तभी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले कि हमारी कंट्री से टेक्सटाइल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। सो अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आ रही है हमारी इंडियन कंपनीज़ के पास टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आएगी, सो क्या होना है, कंपनीज़ के लिए इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा उन्हें, ठीक है। कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और वो क्या करेंगे, दूसरी चीज़, इस कॉस्ट का बेनिफिट वो पास ऑन कर सकते हैं सामने वाली इंपोर्टिंग कंट्री को या कस्टमर्स को। सो नाउ ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन there can be economies of large scale production and distribution. Firms in the region specialize in those goods and services which they are more capable of producing, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज़ होगी मेंबर कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक में, वो क्या ट्राई करेगी कि वो जिन प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज है उन प्रोडक्ट्स में वो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल अचीव करे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले कि जापान है, उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उनके लिए आती जाएगी एंड वो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट ले सकते हैं वहाँ पे। नाउ दिस लीड्स टू large scale production and distribution which in turn brings economies of large scale. Now the economies of large scale are partly passed on to the consumers in form of lower prices. कंपनीज को अगर फ़ायदा मिल रहा है इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल का, उनकी पर यूनिट कॉस्ट अगर कम हो रही है, सो वो क्या कर सकते हैं, वो फ़ायदा कस्टमर को भी देंगे, यानी कि कस्टमर के लिए भी वो कुछ प्राइजेस कुछ हद तक कम कर सकेंगे। सो नाउ ऑल्सो ट्रेडिंग ब्लॉक्स रिमूव टैरिफ ड्यूटीज ऑन मेंबर नेशन, रिडक्शन इन टैरिफ रिड्यूसेस प्राइजेस ऑफ द गुड्स। नाउ रिडक्शन इन प्राइजेस लीड्स टू हायर डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट यहाँ भी मिल रहा है, टैरिफ बैरियर्स भी हटाए जा रहे हैं, ड्यूटीज़ हटाई जा रही, सो वहाँ पे भी प्राइजेस कम ही हो रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। सो हायर डिमांड होगी, हायर डिमांड है तो फिर हायर प्रोडक्शन होगा, वापस से हायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल होने वाला है। सो नाउ ये फिफ्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट रही। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगा? जब कंट्री में बिजनेसेस अच्छे से चलेंगे, ग्रो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा कंट्री में। अब क्या हो रहा है, ट्रेडिंग ब्लॉक जब क्रिएट हो गए हैं, सो मेंबर कंट्रीज आपस में टैरिफ बैरियर्स हटा दे रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ज़्यादा बिजनेसेस मोटिवेट हो रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर करने के लिए। सो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा वहाँ पे। सो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक कैन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। देखिए क्या हो रहा है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स firms in the region are in a position to produce goods at a lower price। जैसे हम कहें हमारे इंडिया में से हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी अगर ऐसा होगा कि टैरिफ बैरियर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा लगा रही है हमारे लिए, सो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी उस कंट्री में। सो हम डीमोटिवेट हो जाएगी कि नहीं बिज़नेस नहीं करना है, एक्सपोर्ट बिजनेस जाने दो। लेकिन अभी ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड बैरियर्स ही हट गए, कोई टैक्स ड्यूटी लगने ही नहीं वाला, ना ही कोटा लगेगा, कुछ भी नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं। सो क्या होगा, हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारे प्राइसेस तो उस कंट्री में बढ़ेंगे ही नहीं। सो ज़्यादा डिमांड आएगी, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे हमारी कंट्री के बिजनेसेस की, चलो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, प्राइसेस लोअर होंगे, सो कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। सो नाउ द रिडक्शन इन प्राइसेस हेल्प्स टू इंक्रीज डिमांड। द इंक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन, ठीक है। ये 6th पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। कोई नॉर्मल कोई बिजनेस भी अगर बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना। किसी एक इंसान ने मान लो बिजनेस शुरू किया, ठीक है, बिजनेस बड़ा हुआ सो और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, काम पे रखेगा वो लोगों को, एम्प्लॉयमेंट देगा, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। सो अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस की जो बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ कंट्रीज़ का। सो क्या हो रहा है, उसकी वजह से बैरियर्स हट गए हैं तो बिजनेसेस ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है। हमारे कंट्री से टेक्सटाइल प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है मान लो, तो ट्रेड बैरियर हटने की वजह से हम और मोटिवेट हो रहे हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ाते हैं। तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ तो रिक्वायरमेंट होंगे। सो क्या होगा, उस बिज़नेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या होगा, जितने बिजनेसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कंट्रीज़ में, तो वो बिजनेसेस अदर बिजनेसेस की सर्विसेज यूज़ करेगा। जैसे हम कहें कि ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, बैंकिंग यूज़ करेगा, इंश्योरेंस यूज़ करेगा, टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करेगा। तो एक बिजनेस बढ़ रहा है तो साथ में दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। सो क्या हो रहा है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। सो ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स the employment increases. There can be direct and indirect effect on employment. Now the direct effect on employment is in the industries producing the goods and services. जैसे हम कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो उसका बिजनेस बढ़ रहा है, वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एंड नाउ इनडायरेक्ट का मतलब क्या, द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट in the supporting industries such as ancillary units, banking, insurance, etc. मतलब ये बिजनेस जो दूसरे बिजनेस का सपोर्ट ले रहा है, सो वो सपोर्टिव बिजनेस में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है वगैरह।
सो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू हो जाएगा लोगों को। सो क्या हो रहा है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करेंगे। सो एफिशिएंसी यानी क्या कि बिजनेसेस और ज़्यादा अच्छे से काम करने की ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट देने की ट्राई कर रहे हैं। सो हम कहेंगे बिजनेस एफिशिएंट है। सो अभी ड्यू टू ट्रेडिंग ब्लॉक क्या हो रहा है, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ रही है। हमने देखा कि ट्रेड बैरियर्स नहीं लगते हैं तो क्या हो रहा है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, टैरिफ बैरियर नहीं लग रहे हैं वगैरह, तो बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं। सो अभी क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल आ रहा है, कंपनीज ग्रोथ कर रही है, एंड क्या हो रहा है, वो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं बिजनेसेस। ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़ी, तो इन सारी चीज़ों से क्या होने वाला है, बिजनेस एफिशिएंट होगा ऑफकोर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई अच्छे से अच्छी बिजनेस में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेसेस एफिशिएंट हो रहे हैं। सो द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स ऑफ मेंबर नेशन improve to a certain extent. This is because member nation agree to transfer superior technology to other member nation on account of the use of superior technology. The efficiency of the firm of member nation improves. ठीक है, क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमने देखा था कि मेंबर कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीली, जब भी हमने टाइप्स पढ़े थे तभी। सो अभी जैसे हम हमारे इंडिया की बात करें, सो हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ज़्यादा। ठीक है, हम कर सकते हैं इंपोर्ट, तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स नहीं लग रहे हैं, सो क्या होगा कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेसेस एफिशिएंट होंगे। ठीक है, नाउ ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर नेशंस, फर्म मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम, तो देयर कैन बी हायर इन्वेस्टमेंट। द मेंबर नेशंस में रिड्यूस और रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, ट्रेडिंग ब्लॉक्स के मेंबर नेशन पे क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हट गए, किस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सकता है। नाउ देयरफॉर देयर कैन बी इंक्रीज इन इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट which in turn would increase the economic development of the region. Okay, also the region would be in a possible position to attract more investment from other countries due to growth potential. ठीक है, अभी हमारे इंडिया में भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो क्या होगा, हमारे इंडिया के बिजनेसेस भी अच्छे से चलेंगे, एंड अच्छे से बिजनेसेस चलेंगे, ग्रोथ करेंगे, सो और भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट ये एक पॉजिटिव बहुत अच्छी इम्पैक्ट रही ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। नाउ नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो कंट्री में बिजनेस के लिए भी, कोई भी बिज़नेस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे चाहिए रहता है, क्योंकि जब बिज़नेस चलता है तो उसे गुड्स कहीं और पहुंचाना रहता है, सर्विसेज कहीं देनी रहती है। ठीक है, सो अभी हम एक्सपोर्ट बिज़नेस की बात करें सो तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। सो अभी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बिज़नेस ग्रो करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता जाएगा, सो क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हम कहें कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रोड्स अच्छे बन गए, ब्रिजेस अच्छे बन गए, ठीक है, और भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हम कहें टेलीकम्युनिकेशन के लिए अच्छा डेवलपमेंट हो गया वगैरह, सो वेयर हाउसेस अच्छे से क्रिएट हो गए,
सो क्या हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट की भी इनकम हो रही है ड्यू टू एक्सपोर्ट, तो वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पा रही है. सो नाउ ऑन अकाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन द परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मेंबर नेशन improves. Therefore, the government earns more revenue by way of taxes. बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल रहा है ना. अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कैन बी यूटिलाइज फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच फर्दर लीड्स टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं. सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस. दो कंट्रीज़ के बीच में, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में बिजनेसेस अच्छे से चल रहे हैं. सो क्या होगा वहाँ पे सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस भी डेवलप होंगे. नाउ ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देयर कैन बी बेटरमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस इन द रीजन. Member countries can improve their relations with each other through exchange and social programs. This will indirectly help for the peace and prosperity of the region. जितना ज़्यादा दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्री सोशली कल्चरली नज़दीक आएंगे, वो लोग रिलेशंस अच्छे होंगे. सो उससे क्या आने वाला है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन होने वाला है. सो ये रहा 11th पॉजिटिव इम्पैक्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ लोगों का, कंट्री में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब इंक्रीज होगा, कब अच्छा होगा, जब उनकी इनकम अच्छी होगी. ठीक है. इनकम अच्छी कब होगी, जब बिजनेस अच्छे चलेंगे. ठीक है. बिजनेस यानी कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें यहाँ पे. सो एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छे चल रहे हैं तो लोगों की, बिजनेसेस की इनकम अच्छी हो रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. ठीक है. अभी एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छे कैसे चल रहे हैं, क्योंकि टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसकी वजह से बिजनेस अच्छे चल रहे हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मे लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ member nations. As a result, employment increases. Increase in employment results in higher purchasing power. Therefore, employed people can enjoy new and better goods and services, which leads to higher standard of living. ठीक है. Now, next point is better utilization of resources. Better utilization of resources. बिजनेस में कौन कौन से रिसोर्सेस होंगे, फिजिकल रिसोर्सेस होंगे, कैपिटल होगा एंड मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेस. ये रिसोर्सेस बिजनेस में होते हैं जो यूज़ करके बिजनेसेस चलते हैं. वो गुड्स बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं एंड फिर उसे सेल कर सकते हैं. सो अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बैरियर्स हट गए. बैरियर हटने की वजह से ज़्यादा डिमांड आएगी किसी भी बिज़नेस के पास, एक्सपोर्टिंग बिज़नेस के पास. ठीक है. एंड वो क्या करेगा, वो बिज़नेस फिर उसके रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से बेटर यूटिलाइज करेगा, मैक्सिमम यूज़ करेगा उसका. क्यों करेगा, ताकि वो उस डिमांड को फुलफ़िल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. सो द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वुड हेल्प टू मेक better utilization of resources. Due to the growth of region, there would be optimum use of physical resources, capital resources and manpower or human resources. Now the optimum use of resources would in turn lead to higher efficiency and productivity of various forms in the region. ठीक है. सो ये काफ़ी सारे हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, ये सारे ही फ़ायदे मोस्टली थे मेंबर कंट्रीज़ के लिए. ठीक है. क्योंकि वो मेंबर कंट्रीज़ क्या कर रही है, आपस में बैरियर्स हटा रही है. सो उनके काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं. लेकिन अभी अब आगे पढ़े, सो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी है यहाँ पे. ठीक है. नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रही है.
क्योंकि कुछ कंट्रीज़ है वो आपस में आ गई एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, ठीक है। ABCD 4 कंट्रीज़ है, उन्होंने ग्रुप बना लिया कि हम हमारा फ़ायदा देखेंगे, तुम्हारा भी फ़ायदा होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। चारों ने खुद के फ़ायदे की बात कर ली। लेकिन व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज़, वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो वो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो द ट्रेडिंग ब्लॉक्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट द नॉन मेंबर कंट्रीज। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए नुकसान हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर, जैसे हमने जो कॉमन मार्केट था, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में कॉमन मार्केट था या इकोनॉमिक यूनियन था, वहाँ पे हमने देखा था क्या किया जाता है, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स लगाए जाते हैं। यानी कि ABCD 4 कंट्रीज़ है जिन्होंने ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ है EFG है मान लो, तो ये चारों मिल के इनके लिए एक्सटर्नल बैरियर्स डिसाइड करेंगे। यानी कि ये चारों कंट्री मिल के साथ में डिसाइड करेंगी कि हमें इनके ऊपर क्या क्या टैरिफ बैरियर लगाने हैं, क्या क्या नॉन टैरिफ बैरियर लगाने हैं, ठीक है। सो क्या हो गया, इनके लिए तो कॉमन एक्सटर्नल बैरियर लग गए, इन चारों ने तो खुद के लिए बैरियर हटा दिए, उनका फ़ायदा तो हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोगों के लिए बैरियर लग रहे, चारों मिलके डिसाइड कर रहे क्या बैरियर्स हम लगाएंगे। सो द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक मे इम्पोज कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर। अभी ये बैरियर्स लगा दिए, यानी कि ये जो कंट्रीज़ है तीनों, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहती है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है, सो इनके ऊपर तो बैरियर्स लग जाएंगे, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। तो इनके प्रोडक्ट के प्राइसेस तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो इनका बिजनेस ज़्यादा यहाँ नहीं चलेगा। सो ये लोगों के लिए तो नुकसान है, उनका तो बिजनेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है। सो नाउ द कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। कुछ भी तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं, टैरिफ भी होगा, नॉन टैरिफ भी होगा। नाउ ड्यू टू एक्सटर्नल बैरियर्स the non-members stand at disadvantage, and as such their trade with trading member countries gets affected to certain extent, ठीक है। जितना अच्छे से ये चारों बिजनेस कर पाएंगे उतना ये लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, उन्हें बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे। सो ये रहा फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय मेंबर नेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय मेंबर नेशन, मेंबर नेशन क्या करेंगे, अभी ABCD 4 कंट्री साथ में आई है, कलेक्टिवली बार्गेन करेंगे नॉन मेंबर के साथ। यानी कि E कंट्री है तो चारों मिलके बार्गेन कर रहे हैं उनके साथ, E के साथ। अभी क्या हो गया, ये साथ में मिल गए, कलेक्टिव हो गए कुछ कंट्रीज़, तो उनकी पावर तो बढ़ गई ना, तो सामने जो कंट्री है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। सो द मेंबर ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक कलेक्टिवली बार्गेन विथ नॉन मेंबर्स in respect of trade related matters. Now due to their collective bargaining power, non-member nations stand at disadvantage. क्योंकि मेंबर नेशन साथ में आ गए तो बार्गेनिंग में उनका तो पावर बढ़ गया, सो सामने नॉन मेंबर कंट्रीज़ का वो बेचारे बार्गेन नहीं कर पाते अच्छे से, तो उनका नुकसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीलैटरलिज्म। यानी कि क्या हो रहा है, जो भी कंट्रीज साथ में आई हुई है, ABCD 4 कंट्री ने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये कंट्रीज क्या कर रही है, खुद के ही फायदे का सोच रही है, ठीक है, कि भाई हम चारों का फ़ायदा होना चाहिए, हम 4 कंट्रीज़ का फ़ायदा होना चाहिए, कंट्रीज़ का ट्रेड बनना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी कंट्रीज़ आगे आनी चाहिए, बाकी कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीलैटरलिज्म। नाउ क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट रीजनलिज्म results in lack of interest in multilateralism. The member countries are more interested in the development of their region. They do not make much interest
do not take much interest in the multilateralism activities such as that of WTO. अभी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो तो सारे ही उसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में सोचेगा, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है उसके पास, ठीक है। सो अभी ये जो ग्रुप हो गए वो बाकी किसी का नहीं सोचेंगे, वो तो खुद का ही सोचेंगे। सो ये यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ी हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। सबसे पहला हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था ट्रेड क्रिएशन, कि ट्रेड क्रिएट हो रहा है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने की वजह से ट्रेड क्रिएट हो रहा है, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है हम कहें, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेड क्रिएट नहीं हो रहा है, ट्रेड सिर्फ डाइवर्जन हो रहा है। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई कार मेकिंग कंपनी है, वो उसका मशीनरी क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, खुद बनाने की बजाय इंपोर्ट कर रही है किसी कंट्री से, मेंबर कंट्री से, क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स नहीं लग रहे और उसे कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो जो कंट्री है, कंपनी है कार मेकिंग, वो कहीं से भी इंपोर्ट कर सकती थी मशीनरी को, लेकिन वो वहाँ से कर रही है, उसके मेंबर नेशन के पास से कर रही है। सो अभी यहाँ पे इन लोगों का कहना क्या है कि भाई डिमांड कुछ नई क्रिएट नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेड डाइवर्जन हो गया है। मतलब कहीं से भी, कहीं पे भी जाके वो कंपनी मशीनरी बाय कर सकती थी, इंपोर्ट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ उसकी मेंबर कंट्री से ही किया, क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स नहीं लग रहे। सो ट्रेड डाइवर्जन, नाउ क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट रीजनलिज्म लीड्स टू ट्रेड डाइवर्जन rather than the trade creation. Now, due to regionalism, the member countries remove trade barriers on member nations and impose barriers on non-members. The goods of low-cost producing non-members become expensive on account of tariff duties. क्या हो रहा है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स जो है वो महंगा हो गया क्योंकि वो नॉन मेंबर कंट्री बेच रही है, बट द गुड्स फ्रॉम हायर कॉस्ट प्रोड्यूसिंग मेंबर्स बिकम चीपर ऑन अकाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ टैरिफ ड्यूटीज़। और जो हाई ड्यूटी का प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, वो सस्ता हो गया क्योंकि उस पर टैरिफ नहीं लग रहा है। सो देयरफॉर द ट्रेड गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग नॉन मेंबर टू हायर कॉस्ट प्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स। नाउ कंक्लूजन, इट कैन बी कंक्लूडेड that trading blocks encourage trade among member nations, but it may discourage trade with non-members, and therefore a trading block may create obstacle in the growth of trade between member nation and non-member nation, ठीक है। सो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के हम कहे फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे क्यों है, मेंबर नेशन के लिए है, ठीक है, एंड नुकसान है नॉन मेंबर्स के लिए। सो यहाँ पे हमने इम्पैक्ट पढ़ ली स्टूडेंट्स की, ट्रेडिंग ब्लॉक्स की क्या क्या इम्पैक्ट रही। सो यहाँ पे ये टॉपिक ओवर हो गया है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं अलग अलग, एंड उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।